Hello everyone, how are you today? Welcome back to my class Sukhdev Patsaria Chemistry classes Gwalior for G, NEET and board exam preparation. Today we are going to discuss on lecture number 15 of class 11th from chapter Chemical Equilibrium. In this lecture we will discuss about Le-Chatelier principle. This lecture is very important for those students who are preparing for G or NEET with board exam. So let's start without delay. What kindly request to you, please like, share and subscribe my channel. तो चलिए आज के इस लेक्चर में मैं आपको क्लियर करने वाला हूं Le-Chatelier प्रिंसिपल। ये टॉपिक 11th क्लास के बच्चों के लिए तो बहुत ही टफ माना जाता है और कंपटीशन में इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो काफी कंफ्यूजन करने वाले होते हैं बच्चों। आज मैं ये कंफ्यूजन आपका फिनिश कर दूंगा। कितने भी कमजोर हो आप पढ़ने में, अगर Le-Chatelier प्रिंसिपल से रिलेटेड अगर कोई जी मेंस और एडवांस में क्वेश्चन आता है, वो आज इस लेक्चर के बाद आपका गलत नहीं होगा, श्योरिटी दिला रहा हूं। तो बस देखिए हमें Le-Chatelier प्रिंसिपल में क्या पढ़ना है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है और उससे सॉल्व करने की क्या ट्रिक्स हैं विद कॉन्सेप्ट। तो देखिए Le-Chatelier प्रिंसिपल की अगर 11th क्लास में डेफिनेशन आती है तो उसके ऊपर तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाऊंगा, आप बुक से पढ़ लीजिएगा। लेकिन मेन चीज ये है कि Le-Chatelier प्रिंसिपल में रिलेटेड है क्या आखिर। तो देखिए ये वर्ड है फैक्टर अफेक्टिंग इक्विलिब्रिया, यानी Le-Chatelier प्रिंसिपल किन रिएक्शन पर लागू होता है? जो रिएक्शन रिवर्सिबल होती हैं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन में होती हैं और ऐसी रिएक्शंस पर ये 5 इफेक्ट कौन कौन से पड़ेंगे उस रिएक्शन पर? वो है चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी ऐसी रिएक्शन जो इक्विलिब्रियम की पोजीशन में है उन पर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ेगा अगर उसमें कंसंट्रेशन इंक्रीज करें या डिक्रीज करें। दूसरा चेंज ऑफ प्रेशर, ऐसी रिएक्शन में अगर हम ऐसी रिएक्शन में हम प्रेशर को चेंज करेंगे तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर उसमें हम कैटालिस्ट ऐड करें तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर चेंज करें, इंक्रीज या डिक्रीज करें तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। साथ में अगर उसमें कोई इनर्ट गैस मिला दी जाए तो इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। ये है Le-Chatelier प्रिंसिपल। किसी भी केमिकल रिएक्शन जिसमें हम इन 5 इफेक्ट को डालें तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या प्रोडक्ट कम बनेगा, रिएक्टेंट डिक्रीज होगा या रिएक्टेंट इंक्रीज होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम्पल में मिलेंगे और सारे एग्जामिनर जितने भी पेपर बनाने वाले हैं वो Le-Chatelier प्रिंसिपल को काफी कंफ्यूजन करके देते हैं, लेकिन वो कंफ्यूजन आपको नहीं करना है। बस आपको ये 5 इफेक्ट समझना है कि इनमें चेंज करने पर रिएक्शन किस डायरेक्शन में होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड। 2 ही क्वेश्चन बनते हैं, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। रिएक्शन में प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या रिएक्टेंट ज्यादा पड़ेगा, रिएक्शन में कोई इफेक्ट पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा। दोनों चीजें आपको याद रखना है। तो बस ये हम 5 इफेक्ट आपको Le-Chatelier प्रिंसिपल के जो एप्लीकेशन भी कहलाते हैं आपको पढ़ना है। तो देखिए मैं आपको सबसे पहले चेंज ऑफ कंसंट्रेशन सिखाता हूं। पहले आपको एक इक्विलिब्रियम की एक एग्जांपल से लेकर के आगे बढ़ते हैं। एक रिएक्शन लिख लीजिए। देखो ये एग्जांपल है H2 प्लस I2 gives 2HI। आप समझेंगे तो केवल एग्जाम्पल से कि Le-Chatelier प्रिंसिपल आकर है क्या, इससे समझते हैं। ये हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन और आयोडीन आपस में रिएक्ट करके
हाइड्रोजन आयोडाइड बना रहे हैं। ये तीनों की तीनों गैसियस स्टेट में है, ये भी बात आपको याद रखना है, आपने प्रीवियस लेक्चर सीखे हुए हैं इस टॉपिक के सारे। सभी की सभी गैसियस स्टेट में है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। अब आपको क्या याद रखना है कि ऐसी रिएक्शन में मैं कंसंट्रेशन चेंज करना कैसे समझोगे? जैसे मैं हाइड्रोजन का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं इस रिएक्शन में, राइट, या फिर आयोडीन का कंसंट्रेशन बढ़ा दूं। माफ कीजिएगा, आज मुझे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। इन दोनों में से मैं किसी का भी कंसंट्रेशन बढ़ा दूं तो क्वेश्चन ये बनता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, इतना सीखना है। तो देखिए सिंपल सी ऑब्वियसली सिंपल बात है कि अगर हम किसी चीज का कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन जल्दी जल्दी होगी और प्रोडक्ट ज्यादा ज्यादा बनेगा, ये तो ऑब्वियस है। तो यहां पर अगर मैं H2 का कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, इतना याद रखना। अगर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अगर मैं प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। इसके अलावा आपको कुछ भी याद नहीं रखना है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन लिख देता हूं मैं। ऐसे याद कर लो, रिएक्टेंट और यहां लिख देता हूं प्रोडक्ट। ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। यहां लिखूंगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेज, देन एरो लगा के बता रहा हूं रिएक्शन होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। बस ये याद रखना है आपको पहला पॉइंट। अगर मैं रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन बढ़ाता हूं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। अब आपके रिएक्टेंट दो हैं, यहां पर किसी का भी कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। दूसरा पॉइंट क्या करते हैं, और दूसरा पूछ सकता है वो, दूसरा पॉइंट याद रखिए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीजेस, रिएक्शन कैसी होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। बस ये याद रखिएगा। ली चैटेलियर प्रिंसिपल का यदि क्वेश्चन आता है और उसमें कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इंक्रीज किया जाता है तो रिएक्शन हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन बढ़ाया जाता है तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी रिएक्टेंट ज्यादा मात्रा में बनेंगे। ये दो पॉइंट बस आपको याद रखना है किसी भी रिएक्शन के लिए। इसमें डेल्टा एन की वैल्यू से कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है, ध्यान रखना। जैसे डेल्टा एन जी अगर 0 है या डेल्टा एन जी इजिकल टू ग्रेटर देन 0 है या डेल्टा एन जी इजिकल टू लेस देन 0 है, किसी भी कंडीशन में इन रिएक्शन से कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कौन सी भी रिएक्शन हो जिसमें डेल्टा एन की वैल्यू 0 हो, ग्रेटर देन 0 हो या लेस देन 0 हो, उससे आपको कोई लेना देना इसमें नहीं होता है। केवल आपको बस दो पॉइंट याद रखना है, चेंज इन कंसंट्रेशन
ओके, बस इतनी सी बात है, ये बेस्ट ट्रिक है इसके लिए। क्योंकि आपको क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करना है तो आपको बिना ट्रिक के ये संभव नहीं है, तो आपको ये पॉइंट से याद रखना होंगे, राइट। आ जाओ, चेंज ऑफ प्रेशर, सबके लिए अलग अलग रूल है, अलग अलग याद रखना पड़ेंगे। अगर आपके पास कोई रिएक्शन है और आपसे पूछा गया रिएक्शन में मैं प्रेशर बढ़ा रहा हूँ और बताइए रिएक्शन में ये प्रोडक्ट ज़्यादा बनेगा या रिएक्टेंट ज़्यादा बनेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी, ये सारी बातें इस क्वेश्चन में बनती हैं। तो देखिए इसको भी मैं एग्जाम्पल से समझते हैं। प्रेशर का मामला कुछ अलग है, इसमें डेल्टा एन जी की वैल्यू रियल में हमें पता होना चाहिए कि डेल्टा एन जी की वैल्यू किधर ज़्यादा है किधर कम है। देखते हैं कैसे आएगा ये क्वेश्चन आपका, इसको समझने की कोशिश करो। देखिए ये है एक रिएक्शन, एक तो पहला एग्जाम्पल ले लेता हूं, एग्जाम्पल नंबर 1। ये पहले ही एग्जाम्पल ये वाला ले लेते हैं। H2 प्लस I2 gives 2HI। इससे समझ लीजिएगा आपको, ये रिएक्शन में डेल्टा एन क्या है, Ng बोलते हैं, डेल्टा Ng मतलब ये गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है, ये भी गैस फॉर्म में है, गैसियस रिएक्शन के लिए हमें निकालना। डेल्टा Ng यहाँ पर क्या हो रहा है, 0। इस टाइप की रिएक्शन में अगर आप प्रेशर इंक्रीज करते हो, प्रेशर इंक्रीजेस, अगर मैंने प्रेशर इंक्रीज किया है इस रिएक्शंस में, तो आपको बताना है कि ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा। तो आपको बता दूं, अगर डेल्टा एन जी अगर 0 है तो यहां पर आप लिखेंगे नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड, यानी इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि इधर नंबर ऑफ मोल्स दोनों तरफ बराबर है। अगर प्रेशर डालोगे तो क्या होगा, वॉल्यूम कम होगा, जब वॉल्यूम कम होगा तो कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है, और जब कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है तो रिएक्शन जिधर कंसंट्रेशन कम होगा उस दिशा में अग्रसर होगी, बढ़ेगी, इंक्रीज होगी रिएक्शन। तो यहां पर जब दोनों तरफ नंबर ऑफ मोल्स बराबर हैं तो यहां पर इक्विलिब्रियम पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। पहली चीज तो याद रखना, अगर आपकी कुछ भी समझ में नहीं आए तो केवल आपको रिएक्शन याद करना है। डेल्टा एन जी देख लीजिए, 0 यदि रहे तो उस पर प्रेशर इंक्रीज कर रहा है तो रिएक्शन फॉरवर्ड या बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं होती, जैसी हो रही होती है वैसी ही होती है, राइट। एग्जाम्पल नंबर 2 समझिए, एग्जाम्पल नंबर 2 समझिए। इसमें मैं ले रहा हूं PCl5 gives PCl3 प्लस Cl2। आप ऐसी रिएक्शन आती है, ये जरूरी नहीं आप यही रिएक्शन रट लीजिए, केवल समझाने के लिए, कोई भी रिएक्शन आए बस आपको डेल्टा एन जी देखना है। यहां पर आप देखेंगे डेल्टा एन जी इज इक्वल टू क्या रहा, 2 - 1, यानी इसको लिखेंगे ग्रेटर देन 0। डेल्टा एन जी कैसा है, ग्रेटर देन 0, कितनी वैल्यू आ रही है, 1 आ रही है, तो डेल्टा एन जी क्या हुआ, 0 हुआ यहाँ पर। तो जब ऐसी कंडीशन है तो आपको नंबर ऑफ मोल्स देखना है, यानी ये काय पे डिपेंड है, चेंज ऑफ प्रेशर नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड है। जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे और अगर आप प्रेशर डालते हैं उस रिएक्शन पर तो वॉल्यूम कम होगा, तो वहां पर कंसंट्रेशन डबल हो जाएगा। अगर आपने जितना प्रेशर डालेंगे उससे डबल हो जाएगा। तो अगर मैं यहाँ इस रिएक्शन में मैं कंसंट्रेशन बढ़ाऊंगा तो देखिए इधर नंबर ऑफ मोल्स 1 है और इधर नंबर ऑफ 1 और 1 2 है, नंबर ऑफ मोल्स 2 है। अगर मैं यहाँ पर कंसंट्रेशन प्रेशर डालता हूँ इस रिएक्शन में या इस रिएक्शन मिक्सचर में, तो यहाँ पर ये 2 मोल हैं, ये डबल हो जाएंगे। यानी जैसे ही मैं प्रेशर बढ़ाऊंगा तो वॉल्यूम कम होगा, और वॉल्यूम कम होने पर क्या होता है, कंसंट्रेशन
इंक्रीज होता है। तो कंसंट्रेशन किसका इंक्रीज होगा? जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे। तो इधर नंबर ऑफ मोल्स कम है, इधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, तो यहां पर जो है कंसंट्रेशन बढ़ेगा। जब कंसंट्रेशन इसका बढ़ेगा तो रिएक्शन किधर जाएगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यहां पर लिखेंगे रिएक्शन किधर होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन, डायरेक्शन। रिएक्शन किधर होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन में। यदि मैं प्रेशर इंक्रीज करता हूं, प्रेशर इंक्रीज, जिसको ऐसे एरो द्वारा दिखा देता हूं, अगर प्रेशर इंक्रीज करते हो तो रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। बस आपको ये समझना है। इसका उल्टा भी कर सकते हो, प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। लेकिन आपको एक ही याद रखना, दूसरी रिएक्शन आप अपने आप बना पाएंगे। एक एग्जाम्पल मैं तुम्हें और समझाता हूं। तो देखिए यहां पर एग्जाम्पल नंबर 3 को समझने की कोशिश कीजिए। अगर ऐसा कोई एग्जाम्पल है N2 प्लस 3H2 gives 2NH3। अब देखिए यहां पर डेल्टा Ng की वैल्यू क्या हो रही है? 2 में से 4 गए तो -2 आएगा, तो लेस देन 0 हो रही है। वहां पर ग्रेटर देन 0 थी Ng की वैल्यू और यहां पर लेस देन 0 है, यानी यहां कंडीशन ये वाली नहीं रहेगी। ये कैसे होगी? आपको तो नंबर ऑफ मोल्स देखना है। डेल्टा Ng के रूप में तो मैं बता ही रहा हूं कि सबके लिए 3 ही आंसर बनते हैं। तो देखिए नंबर ऑफ मोल्स 2 है यहां पर और इधर नंबर मोल्स हैं 1 और 3 4। तो नंबर ऑफ मोल्स किधर ज्यादा है? इस साइड में ज्यादा है। अब मैं अगर यहां प्रेशर बढ़ाता हूं तो नंबर ऑफ मोल्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे, यानी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा। जब कंसंट्रेशन रिएक्टेंट का इंक्रीज होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा। दो ही चीजें याद रखना, फॉरवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में हो रही है तो रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा। सिंपल सा। तो काय पे डिपेंड हुई पूरी रिएक्शन? कंसंट्रेशन पर। कंसंट्रेशन काय पे डिपेंड है? नंबर ऑफ मोल्स पर। अब नंबर ऑफ मोल्स को बढ़ाना है तो प्रेशर बढ़ा दीजिए, वॉल्यूम कम कर दीजिए, बस। तो देखिए ये हो जाएगा। अगर मैं प्रेशर क्या करूं? इंक्रीज करूं। प्रेशर मैंने इंक्रीज किया तो रिएक्शन किधर होगी? रिएक्शन होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये आपकी समझ में आ गया होगा। ये 3 रिएक्शन है बच्चों, ये 3 एग्जाम्पल हैं। आप इनको याद रखें नहीं रखें कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन मैं एक चीज जरूर बोलूंगा इन तीनों एग्जाम्पल के लिए कि मेन चीज जो डिपेंड है वो क्या पर है? नंबर ऑफ मोल्स पर है। ये काय पर डिपेंड है? नंबर ऑफ मोल्स। और नंबर ऑफ मोल्स निकाला देख लीजिए, जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं प्रेशर बढ़ाएंगे, रिएक्शन उससे अदर साइड में जाएगी। अदर साइड का मतलब समझ लो, जैसे ये वाली रिएक्शन है, यहां पर मैं प्रेशर बढ़ाता हूं तो अपन को नंबर ऑफ मोल्स कहां दिख रहे हैं? यहां पर ज्यादा दिख रहे हैं, तो ये रिएक्शन इस साइड में होगी, यानी रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा। बार बार इसलिए बता रहा हूं कि आपके दिमाग में चला जाए। इस रिएक्शन ऐसी रिएक्शन है, नंबर ऑफ मोल्स यहां पर ज्यादा है, प्रेशर बढ़ाऊंगा कंसंट्रेशन बढ़ेगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। यानी रिएक्शन किधर होगी? जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे, ऐसे समझ लो। अगर प्रोडक्ट में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं तो रिएक्टेंट की तरफ को जाएगी रिएक्शन, रिएक्टेंट में नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा हैं तो प्रोडक्ट की तरफ रिएक्शन होगी। डिपेंड काय पे? नंबर ऑफ मोल्स पर डिपेंड है। ये रिएक्शन ऐसे क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा कि रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। प्रेशर इंक्रीज करें तो क्या होगा? प्रेशर डिक्रीज करें तो क्या? प्रेशर इंक्रीज आपने सीख लिया, डिक्रीज जस्ट उल्टा रिजल्ट आएगा। बस ये है इसका मेन कॉन्सेप्ट भी और इसकी ट्रिक भी।
अब हम आगे आते हैं एडिशन ऑफ कैटालिस्ट। अगर हम किसी इक्विलिब्रियम वाली रिएक्शन में कैटालिस्ट मिला दें तो कैटालिस्ट क्या काम करता है? कैटालिस्ट रिएक्शन को स्पीड को इंक्रीज कर देता है। तो अगर स्पीड को इंक्रीज करता है तो चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो या बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों बराबर काम करेगा कैटालिस्ट, हो चाहे फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही हो चाहे बैकवर्ड रिएक्शन हो गई। तो इसका मतलब अगर आप किसी केमिकल रिएक्शन में जो कि रिवर्सिबल कंडीशन में है, चाहे वो एक्जोथर्मिक रिएक्शन हो एंडोथर्मिक रिएक्शन हो, नंबर ऑफ मोल्स किसी तरफ ज्यादा हो किसी तरफ कम हो, दोनों तरफ इक्वल हो, कोई इफेक्ट इससे नहीं पड़ता है। तो यहां आपको डायरेक्ट लिखना पड़ेगा नॉट एफेक्टेड रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में नहीं बता सकते कि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। आपको आंसर देना है नॉट एफेक्टेड। कैटालिस्ट का कोई प्रभाव आपको देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि वो दोनों तरफ से बराबर काम करेगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी। तो ये रिएक्शन तो हमारा वैसे ही काम हो गया। अब आते हैं हम चेंज ऑफ टेम्परेचर। ये रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझिए क्योंकि ये अलग अलग रूल्स हैं तो आप भूलने की प्रोसेस भी बढ़ जाती है, इसलिए ट्रिक का यूज कर रहा हूं। आगे देखें, अगर आपको चेंज ऑफ टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है तो इसमें आपको दो टाइप की रिएक्शन मिलेंगी। अब इस टाइप का काम आपको नहीं पड़ेगा, इसमें मैं दो नाम लिख रहा हूं। टू टाइप की रिएक्शन है। नंबर 1 एक होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन अगर आपको क्या देखना है वहां पर रिएक्शन एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, कैसे पहचान करोगे? ऐसे पहचान करोगे। देखिए एग्जांपल देखते हैं पहले तो। यहां पर मैं लिख रहा हूं N2 गैस प्लस 3H2 गैस गिव्स 2NH3 गैस, और साइड में यहां लिखा होगा डेल्टा H इजिकल टू माइनस 92.36 कुछ समथिंग है, 92 के आगे कुछ समथिंग है, 36 है, ये लगभग याद कर लीजिए, माइनस 92.36 किलो कैलोरी। इतनी एनर्जी यहां पर निकलती है इस रिएक्शन में, यानी प्रोड्यूस होती है। तो काफी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही। तो कैसी रिएक्शन हुई? डेल्टा H कैसा दिया है? 92.36। इससे कोई मतलब नहीं, डेल्टा H मतलब x किलो कैलोरी में मान लें, हमें संख्या याद करने की जरूरत नहीं है। तो अगर ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ये काय का एग्जांपल है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अब दो कंडीशन इसमें बनेंगी। अगर मैं यहां पर टेम्परेचर इंक्रीज करता हूं, देखिए ये याद रखिए, टेम्परेचर यहां पर एरो लगाया, टेम्परेचर इंक्रीजेज, तो रिएक्शन होगी। जैसे ही टेम्परेचर, वैसे ही यहां पर एनर्जी प्रोड्यूस हो रही और आपने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो क्या होगा? और ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी। तो यहां पर अमोनिया बैकवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन करने लगेगा, यानी अमोनिया ज्यादा नहीं बनेगी बल्कि अमोनिया से नाइट्रोजन और हाइड्रोजन ज्यादा मात्रा में बनने लगेंगे, यानी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा। तो यहां पर टेम्परेचर इंक्रीजेस, रिएक्शन कैसी होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। बस ये याद रखिए, बैकवर्ड डायरेक्शन। रिएक्शन कैसी होगी? बैकवर्ड। एरो का निशान रिएक्शन के लिए है। टेम्परेचर इंक्रीजेज, समझ लो टेम्परेचर इंक्रीजेज, ऊपर को एरो लगाया। अब रिएक्शन कैसी होगी? बैकवर्ड डायरेक्शन। बस ये याद रखिए, कभी भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन का आपको पता लग जाए तो सीधा बताइए कि वहां पर रिएक्शन हमेशा रिएक्टेंट की तरफ होगी, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी। और अगर रिएक्शन कैसी है, ये दूसरा एग्जांपल समझ लीजिए। इस टाइप की कोई रिएक्शन है, मान लो इसमें एग्जांपल नहीं, ए बी के रूप में बता रहा हूं, जैसे ए प्लस बी गिव्स सी, और यहां पर लिख रहा है डेल्टा H इजिकल टू प्लस
x कैलोरी ऐसा लिखा हुआ, प्लस x किलो, डेल्टा H की वैल्यू प्लस में है और यहां पर डेल्टा H की वैल्यू माइनस में है। अगर ऐसी कंडीशन है और हम यहां पर टेम्परेचर क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे, तो रिएक्शन अभी कैसे बताई थी मैंने, बैकवर्ड डायरेक्शन में, अब होगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ये है बच्चों सिंपल सी बात, दो कंडीशन, एक तो एग्जांपल ए और दूसरा एग्जांपल ए। एक्जोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन, और अगर एंडोथर्मिक है तो ये रिएक्शन कैसी थी, एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक, ये एंडोथर्मिक के लिए एग्जांपल है। समझ गए, ये होता है चेंज ऑफ टेम्परेचर, ये सिंपल सा इक्विलिब्रियम का इफेक्ट है। अब आते हैं हम एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ये और ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा करती है, इसमें भी आपको डिफरेंट टाइप की रिएक्शन की डिफरेंट वैल्यू याद करना पड़ेगी। तो देखिए इसमें क्या याद रखना है पहली चीज, डेल्टा Ng इज इक्वल टू अगर जीरो है, अब यहां पर एग्जांपल नहीं दूंगा, अब आपको यहां समझ लिया कि डेल्टा Ng जीरो कब होता है, ये लिखा हुआ है, जीरो कब होता है, ग्रेटर देन जीरो कब होता है और लेस देन कब होता है। अगर कोई रिएक्शन में डेल्टा Ng की वैल्यू जीरो है, साथ में क्या है, दो कंडीशन और देगा वो, कांस्टेंट प्रेशर, और एक देगा कांस्टेंट वॉल्यूम। यहां पर ये ध्यान रखना है डेल्टा Ng जीरो है, या तो कांस्टेंट P है, यानी प्रेशर कांस्टेंट रखा है उस रिएक्शन में, अगर कांस्टेंट P रखा है तो इसमें इक्विलिब्रियम नॉट अफेक्टेड, नॉट अफेक्टेड, और ये भी नॉट अफेक्टेड, यानी इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं होगा, रिएक्शन जैसी हो रही है वैसी होगी, ना तो प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा ना रिएक्टेंट ज्यादा होगा, ना रिएक्शन रुकेगी। डेल्टा Ng की वैल्यू जीरो हो, कांस्टेंट प्रेशर हो या कांस्टेंट वॉल्यूम हो, अगर उसमें मैंने इनर्ट गैस को एडिशन किया है उस रिएक्शन में जो हो रही है, तो उसमें उससे इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा। सिंपल सा फर्स्ट ट्रिक। सेकेंड ट्रिक देखिए, यदि डेल्टा Ng ग्रेटर देन जीरो है जैसा यहां पर था, देख लीजिए डेल्टा Ng ग्रेटर देन, ऐसी रिएक्शन होगी। अगर डेल्टा Ng जीरो है, ग्रेटर देन जीरो है, तो क्या होगा, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी या बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसी कंडीशन में देखिए फिर दो वॉल्यूम आएंगी, कांस्टेंट वॉल्यूम, तो यहां लिखोगे नॉट अफेक्टेड, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा इक्विलिब्रियम पर। अगर डेल्टा Ng की वैल्यू ग्रेटर देन जीरो है और ऐसी रिएक्शन में मैंने इनर्ट गैस मिलाई है, तो वहां पर इक्विलिब्रियम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। और अगर कांस्टेंट प्रेशर अगर है, ठीक है, तो रिएक्शन होगी, रिएक्शन विल बी इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, समझ लीजिए रिएक्शन किधर होना है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होना है, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा इस टाइप की रिएक्शन अगर है तो। यानी डेल्टा Ng की वैल्यू अगर जीरो है और हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी। बस ये आपको ट्रिक याद रखना है, कहीं से भी रिएक्शन दे दे, कोई टाइप की रिएक्शन दे दे, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। लेकिन
एक और चीज है, यदि डेल्टा Ng की वैल्यू लेस देन 0 है तो रिएक्शन जस्ट उल्टी हो जाएगी इसमें। लेकिन ध्यान रखना, कांस्टेंट वॉल्यूम, ये बोल के लिख रहा हूं, शॉर्ट में लिखा, कांस्टेंट वॉल्यूम यदि है तो नॉट अफेक्टेड, और कांस्टेंट प्रेशर अगर है तो रिएक्शन होगी बैकवर्ड डायरेक्शन, बैकवर्ड डायरेक्शन। देखा आपने, यहां भी कांस्टेंट प्रेशर पर और यहां भी कांस्टेंट प्रेशर, कांस्टेंट वॉल्यूम अगर रख रहे हैं तो नॉट अफेक्टेड तीनों में। लेकिन अगर लेस देन 0 है Ng की वैल्यू तो कांस्टेंट वॉल्यूम रखिए तो नॉट अफेक्टेड, लेकिन कांस्टेंट प्रेशर है तो रिएक्शन अब किधर होगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो यानी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, कौन ज्यादा बनेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा या रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा, तो आपको बोलना पड़ेगा कि रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा। समझ रहे ना, आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करना, ली चेटेलियर प्रिंसिपल की केवल डेफिनेशन अगर आपने याद कर ली तो उससे काम नहीं होगा, रटने वाला मामला हो गया। और सिंपल सा अर्थ है इसका कि इक्विलिब्रियम किधर एस्टेब्लिश होगा, जिधर चेंज का प्रभाव खत्म हो जाए। चेंज का प्रभाव, जैसे कंसंट्रेशन का चेंज किया तो कंसंट्रेशन का चेंज का प्रभाव खत्म कैसे होगा ये समझना बड़ा मुश्किल होता है। तो आपको इस एग्जाम्पल से बस समझ लेना कि चेंज ऑफ कंसंट्रेशन करना है तो ये वाली ट्रिक याद रखो, चेंज ऑफ प्रेशर करना है तो ये 3 ट्रिक्स याद रखो, चेंज ऑफ एडिशन ऑफ कैटलिस्ट किया उस रिएक्शन में तो नो अफेक्टेड, और चेंज ऑफ टेम्परेचर है तो 2 रिएक्शन एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक, अगर एक्सोथर्मिक है तो बैकवर्ड डायरेक्शन, एंडोथर्मिक है तो फॉरवर्ड डायरेक्शन, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस किया गया तो फिर 3 कंडीशन, डेल्टा Ng की 0 है तो नॉट अफेक्टेड, डेल्टा Ng ग्रेटर देन 0 है तो अगर कांस्टेंट प्रेशर रखा है तो इफेक्ट होगा, और वो भी रिएक्शन के साइड में होगी, राइट हैंड साइड में यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर डेल्टा Ng इक्वल टू लेस देन 0 है तो फिर उल्टा हो जाएगा, अब रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होगी यानी रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा। बड़ा सरल है दिमाग लगाओगे बस। आपको ये 5 पॉइंट याद रखना है ली चेटेलियर प्रिंसिपल के। जी मेंस एडवांस के पिछले 20 सालों में कोई भी क्वेश्चन आया हो और इससे सॉल्व नहीं हो रहा हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। ऐसा आज तक कोई क्वेश्चन कहीं से नहीं बना जो ली चेटेलियर प्रिंसिपल को इन 5 पॉइंट के अलावा कोई सॉल्व करे। बस ये याद रखना है, हर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, उसके बाद आप एग्जाम खुशी खुशी देने जा सकते हैं। तो ये रहा आज का लेक्चर। इस लेक्चर के बारे में आपके मन में जो भी विचार आए आप मुझे बताइएगा। सो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर विल बी कंटिन्यू।